हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति आईएएस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि बताए थे कि बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी कर चुका है और 69वीं बीपीएससी परीक्षा जो है वो 30 सितंबर को निर्धारित है। तो कल हम परीक्षा के बारे में चर्चा किए थे पिछले वीडियो में कि किस तरीके से परीक्षा पे अप्रोच करना है, किस तरीके से पीटी मेंस और इंटरव्यू के बारे में आपको बताए थे। आज आप अंत तक बने रहिएगा, लास्ट में एक फोटो शेयर करेंगे और वो आपका अगले 7 दिन का टारगेट होगा जो आज से लेके 7 जुलाई तक आपको पढ़ना होगा। और इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज विषयवार हम लोग एक टॉपिक के माध्यम से आपको एक एक टॉपिक क्लियर करवाने का प्रयास करेंगे। साथ में कुछ लेक्चर भी देते रहेंगे जिसकी वजह से आपका वो टॉपिक क्लियर होते जाए, कुछ आपको भी टारगेट देते जाएंगे जिसकी वजह से आपका भी चीज क्लियर होते चला जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि पीछे आप मेरे देख रहे हैं लिखा हुआ है हिस्ट्री टॉपिक, तो पीटी में इतिहास से कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित आज पूरा डिटेल्स एनालिसिस हम करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और देखिए कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक समझ बहुत आवश्यक है, ठीक है। हिस्ट्री से कुल मिला के लगभग 30 से 35 प्रश्न आएंगे दोस्तों, लगभग 30 से 35 प्रश्न। तो हम कल भी पिछले वीडियो में भी बताए थे और आज भी कह दे रहे हैं कि जिसका हिस्ट्री क्लियर रहेगा, हिस्ट्री, करेंट अफेयर और प्लस साइंस, ये तीन जो है वो बीपीएससी पीटी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि तीनों से लगभग 30 लगभग 90 नंबर, 80 से 90 नंबर जो है वो यहीं से रहते हैं। और जिसका भी इस पे कमांड है, जो यहां से अगर 60 नंबर भी निकाल के ले आया, 60 या 70 आसानी से आ जाएंगे, अगर 60 नंबर भी ले आया तो उसका पीटी रुकने नहीं जा रहा है। तो आइए समझते हैं इतिहास में कौन कौन से टॉपिक, और इसी तरीके से धीरे धीरे सभी वीडियो में हम और सभी सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। तो आज पहले इतिहास से बात शुरू करते हैं। तो इतिहास देखिए, इतिहास को पहले तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हो गया प्राचीन काल, अगला हो गया मध्यकाल और लास्ट में है आधुनिक काल। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन काल और मध्यकाल के बारे में और फिर आधुनिक काल के बारे में क्रमशः चर्चा करते जाएंगे। तो प्राचीन काल से पहले समझते हैं कितने प्रश्न पूछते हैं। तो प्राचीन काल से लगभग 5 से 6 प्रश्न, जो अब तक ट्रेंड रहा है बीपीएससी का, वो लगभग 5 से 6 प्रश्न। मध्यकाल से भी लगभग 5 से 6 प्रश्न, ठीक है। और आधुनिक काल से सबसे ज्यादा लगभग 20 सवाल यहां से रहे। अगर 30 प्रश्न पूछेगा तो लगभग 20 प्रश्न आधुनिक काल से। और यहां से जो 5 प्रश्न है वो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन टॉपिक को अगर आप कवर कर लेंगे तो 5 में 5 आसानी से लाया जा सकता है। सबसे आसान इतिहास में भी अगर देखें तो सबसे आसान जो चीज है वो प्राचीन काल है, और 5 से 6 नंबर आपका मुश्किल से 2 या 3 दिन की मेहनत में आप 5 से 6 नंबर ला सकते हैं आसानी से। अभी 90 दिन है और आप केवल 5 से 6 घंटे, मतलब 2-3, अगर 20 घंटे केवल प्राचीन काल पे देंगे, 5 नंबर आपका कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन भारत में, ठीक है। तो प्राचीन काल में सबसे पहले प्राचीन इतिहास के स्रोत, और प्राचीन इतिहास के स्रोत से सवाल पूछता है। ये 2 प्रकार के स्रोत हो जाते हैं, एक तो पुरातात्विक और एक साहित्यिक। पुरातात्विक का मतलब होता है पत्थर इत्यादि, ठीक है, जो पहाड़, जो पाषाण काल। तो इसीलिए इसको अभी बाद में देखते हैं, वहां समझाएंगे। पहले समझते हैं साहित्यिक इतिहास में साहित्य में क्या क्या आता है। तो साहित्य में 2 प्रकार के साहित्य पूछते हैं। एक तो हो जाएगा आपका भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य, और दूसरा हो जाएगा विदेशी साहित्य। तो भारतीय साहित्य कौन कौन से, भारतीय साहित्य को भी कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आपके आसानी के लिए इन सभी टॉपिक को हम सब टॉपिक में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं, ताकि आप क्या हो जाएगा, ताकि आप इसको कवर कर आसानी से। अब धार्मिक है तो धार्मिक अभी बता दे रहे हैं, आप इसको कवर कीजिएगा बहुत आसानी से। टॉपिक अगर क्लियर रहेगा, टॉपिक अगर सब टॉपिक में डिवाइडेड रहेगा, आपको अपने घर पे भी बैठ के पढ़ने में आसानी होगी, किसी की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले जो साहित्यिक स्रोत में भारतीय स्रोत है उसको जो देखते हैं वो धार्मिक पार्ट में डिवाइड किया। और धार्मिक में भी जो है वो ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। तो ब्राह्मण में जैसे वेद हो गए, ठीक है, वेदों को समझने के लिए फिर ब्राह्मण लिखे गए तो ये ब्राह्मण हो जाएंगे। उसके बाद उपनिषद हो गए, जैसे मुंडक उपनिषद, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जैसे जो है महापुराण कौन कौन से, जैसे महाभारत और रामायण, ये सारे। तो अब ब्राह्मण वाला देख लेंगे वेद, और सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण है वो वेद है। और ब्राह्मण में 2 ब्राह्मण पूछे जाते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और एक ऐतरेय और एक शतपथ ब्राह्मण पूछा जाता है। तो ये 2 ब्राह्मण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरीके से ब्राह्मण साहित्य आप देख लेंगे। फिर बुद्ध में देखेंगे तो बुद्ध में जो बुद्ध से संबंधित, जो महात्मा बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में आप देख लेंगे, जैसे दिव्यावधान, महावंश, ठीक है, दीपवंश, ये सारे जो है ये बुद्ध से संबंधित है और इनको आप देख लेंगे और आपका बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैन साहित्य, ठीक है। तो जैन साहित्य में कल्पसूत्र, ये सारे जो है तो जैन संबंधित
जो महावीर जैन से संबंधित जो रचनाएं लिखी गई होंगी उनको अगर आप देख लेंगे तो आपका जैन साहित्य भी क्लियर हो जाएगा और 10 मिनट के अंदर ये आप पूरा का पूरा तीनों टॉपिक कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो सामाजिक स्रोत, जो सामाजिक साहित्यिक स्रोत है, जैसे जो है जो चाणक्य द्वारा लिखा हुआ जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शकुंतलम है, ये सारे चीज, जैसे राजत रंगड़ी हो गया, ठीक है, कल्हड़ द्वारा रचित, तो ये सारी किताबें आप देख लेंगे तो ये सामाजिक साहित्य में आ जाएगा। और उसी प्रकार से अब संगम साहित्य, दक्षिण भारत की तरफ पांड्य शासकों के काल में दक्षिण भारत में एक संगम लिटरेचर मिलता है, तो वहां से कुल 4-5 पुस्तकें हैं, ठीक है। अगर आप इन 4-5 पुस्तकों के रचनाकार और किस किस विषय से संबंधित अगर देख लेंगे तो यहां से महत्वपूर्ण रूप से 1 नंबर, ये आपका आधे घंटे का टॉपिक है और आप इसमें से 1 नंबर आसानी से अर्जित कर सकते हैं। और इस तरीके से टॉपिक को तोड़ दिया गया है तो आपको समझने में भी आसानी होगा और आप खुद अब क्लियर कर लेंगे कि 2-2 एग्जाम्पल हम बता दिए, कुछ नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा है आप गूगल कर लीजिए, इस टॉपिक को डालिए, आप गूगल में डालिए और गूगल में आपको वो सारी की सारी रचनाएं जो है वो आपको दिख जाएंगी, ठीक है। और लास्ट में आपको किताब भी बता देंगे किस किताब से ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हो गया हमारा साहित्यिक स्रोत। अब आते हैं पूरा, अच्छा दूसरा चीज क्या रह गया, एक तो हम अभी भारतीय देख लिए, अब देख लेते हैं विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं। तो विदेशी स्रोत में जैसे यूनानी, तो यूनानी में जैसे प्लिनी का हो गया, ठीक है, हेरोडोटस लिखे हुए हैं, उसी तरीके से मेगास्थनीज द्वारा लिखा हुआ जो पुस्तक है, ये सारी किताबें यूनानियों की। अब चीनी पुस्तकों में कौन हो जाएंगे, जैसे वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग द्वारा लिखी हुई किताबें, वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग द्वारा लिखी हुई किताबें यहां से क्लियर हो जाएंगी। और अरबी में जैसे इब्न बतूता हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे चचनामा है, ये सारी किताबें आप देख लेंगे और अरबी साहित्य आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेनली जो है यहां से नाम क्या पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फाहियान द्वारा लिखी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लिनी द्वारा लिखी गई है, यही सी टाइप के प्रश्न और 1 नंबर यहां से आपका क्लियर। और उसके बाद आते हैं पुरातात्विक साहित्य। तो पुरातात्विक स्रोत में जो हो जाएगा वो पाषाण काल आपको पढ़ना है। अब पाषाण काल भी 3 प्रकार का, प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल, प्रागैतिहासिक काल, अब प्रागैतिहासिक काल को भी अलग अलग कालों में बांटा गया है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पाषाण काल जहां से मानव सभ्यता जो शुरू होती है, ठीक है, कि सबसे पहले मानव ने किस प्रकार के पत्थर बनाए, या सबसे पहले पत्थरों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं, सबसे पहले आग कहां खोजी गई, ये सारा चीज, ठीक है। जैसे मेहरगढ़ का नाम सुने होंगे, ठीक है, दैमाबाद का नाम सुने होंगे, तो ये सारा पाषाण काल में कुछ प्रमुख प्रमुख स्थल और कुछ चीजें वहां जुड़े हुए हैं, उनको अगर देख लेंगे तो आपका पाषाण काल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे तो फिर देखेंगे हड़प्पा काल। यहां से 1 नंबर का प्रश्न हर एक साल पूछा जाता है और इसमें जो सबसे ज्यादा है वो कौन कौन सी जगहों, प्रमुख स्थल है, उनके खोजकर्ताओं के नाम, किसने उसकी खोज की थी। उसके बाद यहां से एक बंदरगाह शहर कौन सा है, ठीक है, जैसे लोथल हो गया, सूतकांगेडोर हो गया। तो प्रमुख प्रमुख शहर है वो किसी खास व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन शहरों से संबंधित कुछ फैक्ट है, इन फैक्ट को आप याद रखेंगे और आपका काम हो जाएगा। उसके साथ साथ जैसे स्नानागार कहां मिला हुआ है, ठीक है, स्नानागार के साथ जैसे जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां मिला हुआ है, कालीबंगन को कालीबंगा क्यों कहा गया है, स्टेडियम का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, ऐसे सब जो प्रश्न है वो हड़प्पा काल से पूछेंगे और 1 नंबर आपका क्लियर। उसके बाद आते हैं आगे वैदिक काल। वैदिक काल में दो कालखंडों में बांटा गया है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। यहां समाज को समझने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस काल में जाति व्यवस्था का जन्म हुआ, ठीक है। यहां से 4 आश्रमों के बारे में पूछा जाता है कि हिंदू धर्म या सनातन संस्कृति में 4 आश्रम कौन कौन से हैं। यहाँ कुछ 8 प्रकार के विवाह दिए हुए हैं, उन 8 प्रकार के विवाहों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा विवाह सबसे उत्तम है, कौन सा विवाह सबसे निम्न दर्जे का है। तो इस तरीके से यहां से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सभा समिति और विदत के बारे में पूछा जाता है, 3 संस्थाएं थी। तो ये हो जाएगा आपका वैदिक काल। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो वैदिक काल के बाद फिर मगध का उत्कर्ष पूछेगा, यानी कि अब मगध का उत्कर्ष हो रहा है, जो मगध साम्राज्य जो है वो बनने की कगार पे है। तो मगध साम्राज्य जब पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष, तो यहाँ पे सबसे पहला जो वंश है वो हर्यक वंश, और हर्यक वंश में 3 शासक, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो बिंबिसार ने 3 शादियां की थी, 3 विवाह किए थे, उन विवाहों के बारे में प्रश्न पूछता है। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, उससे संबंधित प्रश्न पूछता है। अजातशत्रु ने जैसे कौशल को, काशी को और लिच्छवी को जीता था, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछता है। उसके बाद उदयन से संबंधित प्रश्न पूछता है। एक ही प्रश्न है उससे संबंधित कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, या पाटलिपुत्र की खोज किसने की थी, तो वो उदयन ने की थी।
इस तरीके से हर्यक वंश हो जाएगा। हर्यक वंश की समाप्ति के बाद एक वंश आया शिशुनाग वंश, ठीक है, नाम था शिशुनाग, उसी व्यक्ति के नाम पर इसका वंश का नाम पड़ गया शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेगा। शिशुनाग में दो जो राजा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो शिशुनाग और एक काकवर्ण है, ठीक है, उसी का बेटा है काकवर्ण, उसी को कह देते हैं। तो ये दो लोगों से संबंधित प्रश्न। उसके बाद है नंद वंश, और नंद वंश अब जो है वो शिशुनाग के बाद नंद वंश में दो महत्वपूर्ण शासक, एक है महापद्म नंद, एक है महापद्म नंद, ठीक है, और दूसरा है घनानंद, दूसरा है घनानंद। तो इन दोनों से संबंधित ये प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, घनानंद था, और महापद्म नंद की कुछ प्रमुख प्रमुख उपाधियां होती है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। और इसके बाद जब मगध का उत्कर्ष देख लेंगे, उसी समय धार्मिक आंदोलन चलता है। अब ब्राह्मण धर्म अपना वर्चस्व बनाए हुए था, लेकिन ब्राह्मण धर्म से हटकर दो नए धर्म का उदय हुआ, उसको कहते हैं बुद्ध धर्म और एक को कहते हैं जैन धर्म। तो महात्मा बुद्ध और महावीर जैन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको हम देखने का प्रयास करेंगे। अब जब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये सारा आप लोग लिख लिए होंगे, अब इसको हम मिटा के फिर आगे का टॉपिक बता रहे हैं आपको। जब यहां से जब धार्मिक आंदोलन हो जाएगा, धार्मिक आंदोलन और घनानंद के बाद अब जो मगध के सत्ता पे जो काबिज होगा वो होगा मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश। और मौर्य वंश का मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा होगी, उसके बाद बिंदुसार के बारे में चर्चा होगी, ठीक है, और बिंदुसार के बाद जो सबसे महान सम्राट जहां है प्राचीन काल का, अशोक के बारे में चर्चा होगी। अशोक के कुछ शिलालेखों के बारे में पूछा जाएगा, और उसके साथ साथ अशोक के काल में जो है वो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, उस बौद्ध संगति से संबंधित, मतलब कि यहां भी अशोक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब मौर्य वंश पढ़ लेंगे, मौर्य वंश के बाद फिर पढ़ते हैं उत्तर मौर्य वंश, उत्तर मौर्य वंश। अब उत्तर मौर्य वंश को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक जो है वो भारतीय शासक और एक जो है वो विदेशी शासक, ठीक है। तो भारतीय शासक में कौन कौन से, जैसे यहां पे आ जाएगा आपका कर्व वंश, ठीक है। अब कर्व के बाद फिर आ जाएंगे आपको चेदी, चेदी के बाद सातवाहन, ठीक है, सातवाहन। एक और वंश है शुंग वंश, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, पुनः ब्राह्मण सत्ता स्थापित होगी। शुंग वंश, कर्व वंश, चेदी वंश और सातवाहन वंश, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे भारतीय शासक जो भारत में थे। और इसी समय जब केंद्रीय सत्ता अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक तक केंद्रीय सत्ता बहुत मजबूत रही, लेकिन इनके विघटन के बाद क्या हुआ, केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। तो जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी तो विदेशियों का आक्रमण होगा। तो उसके साथ साथ जब ये शासन कर रहे होंगे भारतीय शासक, उसी समय कुछ विदेशी शासक भी हमारे देश पे हमला किए होंगे। तो इनमें जो सबसे पहले आएंगे वो हो जाएंगे यूनानी, ठीक है, बैक्ट्रिया से आए थे यूनानी। यूनानियों के बाद जो आएंगे वो हो जाएंगे पर्सियन, ठीक है, पर्सियन हो जाएंगे। पर्सियनों के बाद हो जाएंगे शक, और शकों के बाद कुषाण, और कुषाण में एक महत्वपूर्ण शासक हो जाएगा, उसको कहते हैं कनिष्क, और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति। तो इससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके से हमारा मौर्य वंश में भी, मौर्य वंश के बाद उत्तर मौर्य वंश, तो ये एक टॉपिक हो गया। और इसके बाद दो और टॉपिक बचे हुए महत्वपूर्ण, उनको देख लेते हैं। तो उसके बाद जो है, उसके बाद गुप्त वंश का पीरियड आ जाएगा, ठीक है, गुप्त वंश। अब गुप्त वंश में कुछ महत्वपूर्ण शासक, जैसे एक तो है चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। यहां से गुप्त काल से भी एक प्रश्न पूछा जाता है लगभग, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में बस एक टॉपिक बचता है गुप्त वंश के बाद, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों, उसको कह देते हैं, गुप्त वंश वाले के बाद कह देते हैं, जो अगला है वो है वर्धन वंश। और वर्धन वंश के बाद ही माना जाता है कि प्राचीन काल की जो है वो भारत में समाप्ति हो जाती है। और वर्धन वंश में एक शासक सबसे महत्वपूर्ण है, उसका नाम है, आप जानते होंगे, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। तो ये आपका कुछ लगभग प्राचीन काल का टॉपिक, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। मुश्किल से अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो एक वीक में ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ दूसरा टॉपिक भी आप पढ़ते रहेंगे। मात्र 2-2 घंटा अगर सभी टॉपिक पे आप देंगे तो एक वीक में पूरा का पूरा प्राचीन काल आपका समाप्त हो जाएगा, और लगभग 5 से 6 नंबर आपका कवर हो जाएगा। तो लगभग एक दिन में आप 1 नंबर का प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और फिर मध्यकाल के बारे में चर्चा करते हैं कि तो जैसा कि मध्यकाल में
अब प्राचीन काल देख चुके हैं, अब देखते हैं मध्यकाल में कौन कौन सा टॉपिक, और इतना टॉपिक पढ़ लिए और 5 से 6 नंबर आप लेके अपने घर चले जाइए, ठीक है। और अंत तक रहिएगा, जैसा कि बोले थे अंत में आपको कुछ किताब बता देंगे, तो वहां तक आप रुके रहिएगा। अब देखिए मध्यकाल, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है दोस्तों, लेकिन आप लोग के लिए इतना डिटेल एनालिसिस करके एक एक टॉपिक बता दे रहे हैं ताकि आप खुद से भी पढ़ते रहिए खाली टाइम में। बरसात का मौसम है, आप कोचिंग नहीं जा पाएंगे, हो सकता है कोचिंग ना जा पाए, बारिश हो रही है, आप घर पे इन टॉपिक्स को खोलिए और खोल के किताबों से पढ़ना शुरू कीजिए। अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो कोई वो लक्ष्य नहीं है जो आप प्राप्त न कर पाए। तो आइए देखते हैं मध्यकाल में कौन कौन से टॉपिक। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अरबों का सिंध विजय। अरबों का सिंध विजय यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे। जब 712 ईस्वी में भारत पे हमला हुआ तो उसकी कुछ प्रमुख एक दो युद्ध हैं जिनसे संबंधित ये प्रश्न पूछते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम और अरबों का सिंध विजय देख लेंगे, एक टॉपिक आपका कवर। अगला है तुर्कों का आक्रमण। अब तुर्कों का आक्रमण में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, ठीक है। महमूद गजनवी के कुछ आक्रमण, जैसे सोमनाथ के मंदिर पे बार बार आक्रमण करना, तो वहां से वो आया और धन लूट के लेके चला जाता था। फिर मोहम्मद गौरी का युद्ध, जो भारत में जब वो आना शुरू करता है और धीरे धीरे क्या होता है, मोहम्मद गौरी ही जो है वो तुर्कों को स्थापित कर देता है भारत में। जैसे महमूद गजनवी का जो उद्देश्य था केवल धन लूटना था, और मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था अपना यहाँ पे सत्ता काबिज करना। तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ लेंगे और ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। मुश्किल से 15-15 मिनट दोनों में लगेंगे, मुश्किल से 15-15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो अब तक आधा घंटा में आप ये दो टॉपिक क्लियर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दिल्ली सल्तनत। जब मोहम्मद गौरी जब स्थापित हो जाएगा तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक, 1206 से 1526 तक कुल 5 राजवंशों ने शासन किया इस पे। पहला है गुलाम वंश, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में प्रश्न पूछता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे वो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करना, कुव्वतुल इस्लाम मंदिर का निर्माण करना, कुतुब मीनार की शुरुआत करना, तो ये सारा चीज ये गुलाम वंश में आप पढ़ लेंगे। उसके बाद इसी में है इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लेंगे गुलाम वंश में। फिर खिलजी में आएंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है खिलजी, ठीक है। और खिलजी में भी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर अगला है तुगलक वंश, और तुगलक वंश में भी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये दो सबसे महत्वपूर्ण है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ 4-5 कार्य थे वो देख लेंगे, उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के 4-5 कार्य हैं वो देख लेंगे और टॉपिक क्लियर। सैयद वंश ना के बराबर प्रश्न पूछा गया है, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का। और लोदी वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इब्राहिम लोदी। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी के बाद ही जो बाबर है वो इब्राहिम लोदी के काल में आक्रमण करता है और इब्राहिम लोदी को हराकर और दिल्ली के किले, दिल्ली के जो गद्दी है, जो दिल्ली का साम्राज्य उस पर स्वयं को स्थापित करता है। जब आप लोदी के बारे में पढ़ लेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन में जैसे निजामुद्दीन औलिया के बारे में पढ़ लेंगे, बाबा फरीद के बारे में पढ़ लेंगे, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ लेंगे, और आपका सूफी आंदोलन और भी 2-3 है, ये आपका खत्म हो जाएगा। उसी में याहिया मनेरी के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे चिश्ती सिलसिला, बहुत सारे सिलसिले हैं जैसे चिश्ती, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कादरी सिलसिला है, ठीक है। तो ये सब सिलसिलों के बारे में आप पढ़ लेंगे, ये सब सूफी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और उसी के साथ भक्ति आंदोलन। अब भक्ति आंदोलन में कौन कौन हो जाएंगे, जैसे कि आपके शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, कबीर हो जाएंगे इसी समय, गुरु नानक के बारे में इसी समय पढ़ लेंगे, ठीक है। कबीर, तुलसी, ये सारे लोग इसी काल में रहे हैं, ठीक। जैसे रामदास हो गए और वल्लभाचार्य हो गए, माधवाचार्य हो गए, ठीक है। तो ये सारे लोगों के बारे में आप पढ़ लेंगे और भक्ति आंदोलन आपका कवर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण है और 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। यहां से तो ये जरूर टॉपिक आप एकदम इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जब इतना देख लेंगे तो फिर लास्ट में आपका मुगल काल। अब मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है वो है अकबर, ठीक है। तो अकबर और मुगल काल के दौरान ही आप देख लेंगे शेर शाह सूरी के बारे में, शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह सूरी और अकबर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसमें भी। अकबर और अकबर के समय जो बहुत महत्वपूर्ण जो बीपीएससी प्रश्न पूछता है वो लोक कला, चित्रकला से संबंधित, जहांगीर, अकबर और शाहजहां से संबंधित कुछ स्थापत्य के बारे में प्रश्न पूछता है कि किला किसने, कौन सा, जैसे लाल किला किसने स्थापित किया था, ताजमहल किसने स्थापित किया था, ठीक है। तो ये सारा प्रश्न यहां से हो जाएगा। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर छोटा सा एक टॉपिक है दोस्तों, मराठा। प्रश्न तो जैसे नहीं के बराबर है, लेकिन आप देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी शिवाजी से संबंधित जो उनकी अष्टप्रधान प्रणाली रही है, अष्टप्रधान, ठीक है,
8 प्रधान हुआ करते थे, वो अष्ट प्रधान प्रणाली के बारे में प्रश्न पूछता है। और उसके बाद कुछ 2-3 महत्वपूर्ण पेशवा रहे हैं, इन पेशवाओं के बारे में प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो अष्ट शिवाजी और पेशवा से संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद मध्यकाल से संबंधित साहित्य और उसके कुछ प्रमुख रचनाकार, तो कुछ जो है कुछ इस्लामिक, जो कुछ मुसलमान रचनाकार रहे हैं और कुछ हिंदू रचनाकार रहे हैं, इनके बारे में अगर पढ़ लेंगे और आपका ये टॉपिक जो है वो मराठा जो है वो लगभग क्लियर हो जाएगा। तो 5 नंबर के लिए लगभग 5 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में आपको 5 नंबर मिलने का पूरा गारंटी मेरे तरफ से। इस बार भी मध्यकाल से बहुत सारे लेखकों से सवाल, जो 68वीं बीपीएससी का था उसमें लेखकों से संबंधित सवाल पूछे गए थे, तो आप इस टॉपिक को बढ़िया से कवर कीजिए। तो प्राचीन काल और मध्यकाल देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब सबसे महत्वपूर्ण, जहां से लगभग 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, उस टॉपिक को देखते हैं, आधुनिक काल के बारे में। तो आइए अब देखते हैं आधुनिक काल में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। और अगर इतना टॉपिक पढ़ लिए तो 20 से 25 नंबर दोस्तों आपका आसानी से एकदम आपका हो जाएगा। अब तक जितना बताया उतना में 10 से 12 नंबर, और अब जो बताने जा रहे हैं उसमें 20 से 25 नंबर आपका। तो फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन पेशेंस रखिएगा, लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा, लास्ट का पार्ट मत छोड़िएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का एक टारगेट देके जा रहे हैं कि वो आपको कौन कौन सा टॉपिक 7 दिन में कवर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये होमवर्क रहेगा तो आपको भी करने का मौका मिलेगा। और फिर 7वें दिन अगर संभव हुआ तो एक टेस्ट कराने का प्रयास करेंगे, जो ऑनलाइन ही आपको डिस्कस कर देंगे। 3 जुलाई से भूलेगा मत, 3 जुलाई से हम लोग ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रात में 9 बजे से 10:30 बजे तक हम लोग लाइव रहेंगे और लाइव बीपीएससी की तैयारी शुरू करेंगे। 3 जुलाई सोमवार से रात में 9 बजे से 10:30 बजे तक। ठीक है, तो आइए आधुनिक को डिस्कस करते हैं। यूरोपियन कंपनी, इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा यूरोपियन कंपनी का आगमन। ठीक है, अब कौन कौन से यूरोपियन कंपनी, तो पुर्तगाली 1498 में पहुंचे, उसी तरीके से डच, उसी तरीके से ब्रिटेन, डेनिश और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इन 5 कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे और आपका जो है वो यूरोपियन कंपनी का आगमन खत्म हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सबसे ज्यादा जो है वो ब्रिटेन के बारे में ही पढ़ना है। पुर्तगालियों के बारे में 2-3, जैसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस डी अल्मेडा, इन लोगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखनी है। डेनिश के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, फ्रांसीसियों के बारे में एक डुप्ले है और डुप्ले से संबंधित कुछ पढ़ लेंगे। और डच के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्रियों के बारे में पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी। तो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय, अब जब कंपनी आगमन हो गया, पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, डेनिश, फ्रांस, इन सब में आपस में जब संघर्ष हुआ तो इसमें ब्रिटेन जो है वो सबसे सर्वोच्च बन के निकला। ठीक है, ब्रिटेन जो है वो सबसे सर्वोच्च, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सबसे जब सर्वोच्च होकर निकला तो अब होगा क्या, अब इसका उदय शुरू होगा। और जब उदय होगा तो भारत में उस समय जितने शासक रहे होंगे, जितने राजा महाराजा रहे होंगे बड़े बड़े, उनको हराना पड़ेगा, तभी ना एक व्यक्ति कोई भी वो सत्ता स्थापित कर पाएगा। तो अब उस समय दक्षिण भारत में कर्नाटक युद्ध, ठीक है, तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध, अब इसमें 3 कर्नाटक युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। और जो इसमें से प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संधि किस आंग्ल कर्नाटक युद्ध में हुई थी। ठीक है, तो एक्स-ला-चैपेल की संधि है, जैसे फ्रांस की पेरिस की संधि है, ये सारा संधि पढ़ लेंगे और आपका ये क्लियर हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक ये है। उसके बाद जब बंगाल विभाजन, बंगाल का विजय, अब आंग्लों के उदय में जब कर्नाटक जीत लेंगे तो कर्नाटक के आधार पर बंगाल को विजित करेंगे। ठीक है, तो बंगाल विजय, अब बंगाल विजय में बंगाल के बारे में पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले तो कुछ नवाबों के बारे में पढ़ेंगे, अलवर्दी खां, ठीक है, उसी के तरीके से सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खां, ठीक है, आगे फिर मीर कासिम, मीर जाफर, इन लोगों के बारे में, फिर प्लासी युद्ध 1757, फिर बक्सर युद्ध 1764 और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि और बंगाल का विजय भी आपका संपन्न हो जाएगा। उसके बाद मैसूर विजय देखेंगे। जब मैसूर पढ़ेंगे तो फिर हैदर अली के बारे में पढ़ लेंगे, टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे और आंग्ल मैसूर युद्ध, कुल 4 युद्ध हुए हैं, इन 4 युद्धों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण संधियों के बारे में। उसी तरीके से जब मैसूर विजय हो जाएगा फिर मराठा विजय देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा मराठाओं की विजय। तो जब मराठा पढ़ने आएंगे तो यहाँ पे शिवाजी के बारे में देख लेंगे। ठीक है, शिवाजी, फिर पेशवाओं के बारे में 3 पेशवा रहे हैं, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, ठीक है, इन लोगों के बारे में देख लेंगे। और 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, इन 3 युद्धों के बारे में पढ़ेंगे और आपका ये भी मराठा भी समाप्त। तो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट लगेगा एक एक टॉपिक पे। उसी तरीके से पंजाब, अब पंजाब में जब पंजाब का विजय होगा तो वहां पे कुछ 10 सिख गुरु हुए हैं, तो 10 गुरुओं के बारे में देख लेंगे, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक।
ठीक है। उसके बाद उस समय एक महत्वपूर्ण शासक निकल के आता है, वो है रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, इस उपलब्धियों को देख लेंगे। और उसके बाद दो पंजाब के साथ अंग्रेजों ने 2 युद्ध लड़े हैं, उन 2 युद्धों को देख लेंगे और पंजाब भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय देख लेंगे। जैसे ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हो जाएगा, जब इन सभी राजाओं को हरा देगी, तो हराने के बाद अब क्या होगा, अब भारत पे सत्ता काबिज कर लिया तो यहाँ पे प्रशासन को चलाने के लिए कुछ नीतियां लगानी पड़ेंगी। तो ये नीतियां जो है वो कुछ 2-3 प्रकार के 3-4 प्रकार की हैं। जैसे कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक नीति। अगला हो जाएगा आपका जो है वो जो प्रशासन हो गया, उसके बाद राजनीतिक, ठीक है। अब प्रशासन में, जैसे प्रशासन में क्या क्या देखेंगे, तो प्रशासन में पुलिस के बारे में पढ़ेंगे, सेना के बारे में पढ़ लेंगे, न्यायपालिका के बारे में पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे। और उसके साथ साथ जो सिविल सर्विसेज थे कि कौन से भारतीय पहले सिविल सैनिक हुए, सिविल सर्विसेज निकाले थे, ये सारा चीज देख लेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा। राजनीति में कौन कौन सा देखेंगे, सहायक संधि, ठीक है, हड़प का सिद्धांत, द्वैध शासन प्रणाली, घेरे की नीति, ये सारा देख लेंगे। और आपका राजनीतिक सिद्धांत भी खत्म हो जाएगा, राजनीतिक नीति खत्म हो जाएगी। किस प्रकार से भारतीय राजाओं को जीता गया था, ये पढ़ना है। उसके बाद आर्थिक नीति देख लेंगे। तो अब आर्थिक नीति में कौन कौन सा, जो इनकी 3 भू राजस्व नीतियां थी, कौन कौन सी, जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, और आने से पहले इनके पास था एक इजारेदारी व्यवस्था। तो ये चारों व्यवस्था देख लेंगे और आर्थिक नीतियां कंप्लीट हो जाएंगी। जब आर्थिक हो जाएगा तो फिर सामाजिक और सांस्कृतिक। अब सामाजिक और सांस्कृतिक में जैसे सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाएंगे, विधवा पुनर्विवाह के लिए नीति लेके आएंगे, नर बलि प्रथा समाप्त करेंगे, ठगी प्रथा समाप्त करेंगे, बाल विवाह को समाप्त करेंगे। तो ये सारी नीतियां, एक एक 2-2 लाइन का फैक्ट है, ये कवर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद शिक्षा संबंधी कुछ नीति लाएंगे। जैसे 1835 में लॉर्ड मैकाले का मैकॉले मिनट, वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में, उसी तरीके से हंटर कमीशन, उसी तरीके से कुछ बहुत सारे शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो विकास किए हैं। और उसके बाद फिर प्रेस से संबंधित एक और टॉपिक रह गया है, वो है प्रेस से संबंधित, ठीक है। प्रेस से संबंधित यानी कि प्रेस पे कब कब प्रतिबंध लगाया गया और कब कब प्रतिबंधों को हटाया गया, या भारत में प्रेस का विकास, तो ये देख लेंगे और ये पॉइंट कवर हो जाएगा। जब ये देख लेंगे, ब्रिटिश नीतियां देख लेंगे। तो अब जब ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ क्या होगा, जब नीतियां चलाई जाएंगी तो ये सारी नीतियां क्या हो जाएंगी, विद्रोह का कारण बनेगी भारतीयों को। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे भारतीयों को सप्रेस किया जा रहा होगा। तो अब इसके वजह से क्या होगा, इन नीतियों के खिलाफ भारतीयों का विद्रोह होगा। और विद्रोह कैसा होगा, तो 2-3 प्रकार का विद्रोह। जैसे एक तो होगा किसान विद्रोह, ठीक है, एक हो जाएगा आदिवासी विद्रोह, और एक और पॉइंट है इसमें, आम नागरिकों का विद्रोह, ठीक है, आम नागरिकों का विद्रोह, आम नागरिकों का विद्रोह। जैसे सन्यासी विद्रोह, जैसे फकीर विद्रोह, जैसे हो जाएगा आपका पावना विद्रोह, ठीक है। तो ये सारे कुछ आम नागरिकों के विद्रोह। किसान विद्रोह में हो जाएगा जैसे नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह, ठीक है, दक्कन विद्रोह। उसके बाद हो जाएगा जैसे एका आंदोलन चला है, तेभागा आंदोलन चला है, ये सारा चलेगा। जैसे किसान विद्रोह स्वयं में किसान आंदोलन जो 1920 के दशक में जो प्रारंभ हुआ। उसके बाद आदिवासियों का विद्रोह, जैसे मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, ठीक है, कोल विद्रोह, ये सारा चीज देख लेंगे और ये कवर हो जाएगा। और इसी विद्रोह में जब ये विद्रोह, छोटे छोटे विद्रोह जब आपस में संगठित हो जाएंगे तो एक अगला विद्रोह होगा, उसको कहेंगे जो सबसे बड़ा, वो है 1857 का विद्रोह। अब 1857 का विद्रोह, तो इसमें किन किन क्षेत्रों में घटा, कौन कौन से प्रमुख नेता थे, और इन विद्रोहों को दबाने वाले कौन कौन से अंग्रेजी नेता, अंग्रेजी जो सैनिक थे या अंग्रेजी अधिकारी थे, उनके बारे में पढ़ लेंगे और ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब इतना पढ़ लेंगे, जब भारतीयों का विद्रोह पढ़ लेंगे, ठीक है, इन नीतियों के खिलाफ, तो अब जैसे अंग्रेज जब सांस्कृतिक सुधार कर रहे होंगे दोस्तों, उसी समय क्या होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सुधार करने का कारण ये नहीं था कि बहुत विकास करना था इनका ये कारण था कि तुम देखो कैसे पिछड़े हुए लोग थे। तो जब हम पिछड़े हुए, जब हमको पता चल गया, तो कुछ भारत के लोग भी तो इसमें कूद पड़ेंगे। तो तब उस समय क्या होगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ेंगे, एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ ही ये धार्मिक सुधार आंदोलन कवर हो जाएगा। जब ये पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है और सबसे ज्यादा प्रश्न भी यहीं से। तो ये 2 कालखंडों में हम विभाजित करके पढ़ाएंगे। एक तो है 1885 से 1919 तक का काल, जब कांग्रेस की स्थापना से लेके अभी गांधी जी आए नहीं है, और प्रथम विश्व युद्ध तक का काल, ठीक है, मतलब गांधी जी आए लेकिन सक्रिय नहीं है राजनीति में। तो कांग्रेस की स्थापना से लेके 1919 तक का काल। और अगला जो पार्ट है वो गांधी जी से शुरू होगा, यानी कि खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन से शुरू होकर भारत छोड़ो आंदोलन तक
पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सा, जैसे गांधी जी के, ये आप स्क्रीनशॉट, हम हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट के बाद फिर उस पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पे आप टॉपिक पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए यहाँ पे हम कुछ टॉपिक लिख दे रहे हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। जब गांधी युग आएंगे तो गांधी जी कौन कौन सा आंदोलन, तो गांधी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तो सबसे पहले जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ठीक है, ये देख लेंगे। उसके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर हो जाएगा नॉन, एनसीएम इसको कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद है क्विट इंडिया, सॉरी नॉन कोऑपरेशन नहीं है, सीडीएम है, ठीक है, असहयोग आंदोलन। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। और अगला है क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में। तो गांधी जी के ये 3 आंदोलन, और इसी बीच में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे चौरी चौरा कांड के बारे में देखेंगे, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन, नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह की गतिविधियां जैसे जो असेंबली बम कांड, ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट तक पहुंचेंगे। और ये जब टॉपिक हो जाएगा उसके बाद देखेंगे फिर विभाजन तक, ठीक है, विभाजन से स्वतंत्रता, विभाजन से स्वतंत्रता, यानी कि अब यहां पे स्वतंत्रता की ओर हम अग्रसर होंगे। और इसमें एक आएगा क्रिप्स मिशन, उसके बाद वेवेल योजना, और फिर कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। और इसके बाद 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे। और इस तरीके से ये आधुनिक भारत का पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। यहां तक हम प्रयास किए कि आप लोगों को एक जबरदस्त तरीके से पूरा का पूरा इतिहास बता दें। आपको ऐसा वीडियो बहुत कम ही मिलेगा देखने के लिए, मेरा वादा है, आप खोज लीजिएगा। आप इस वीडियो को देखिए और स्वयं से भी तैयारी शुरू कीजिए। और साथ ही साथ हम 3 जुलाई से नया बैच एकदम से 9 बजे से 10:30 बजे तक ऑनलाइन माध्यम में भी शुरू करने जा रहे हैं। और ऑफलाइन में जो है वो हमारा सेंटर जो है, नंबर आप लोग को मिल जाएगा, उस सेंटर से भी हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 जुलाई से ऑफलाइन और ऑनलाइन क्रैश कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो ऑनलाइन क्लास होगा वो दोपहर में 12 बजे से 3 बजे भी चलेगा और शाम में 9 से 10:30 का भी चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग अच्छे से इसी टॉपिक के माध्यम से आप शुरू कीजिएगा। अगर यहां तक है तो हम बोले थे कि आपको एक होमवर्क देके जाएंगे, लास्ट में आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहां तक अगर देख चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि हम और भी बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुंच सके, वैसे बच्चों को जिनको मेरी आवश्यकता है या जिनको ऐसे वीडियो की आवश्यकता है वहां तक पहुंच सके और उनका भी कुछ लाभ हो सके और वो भी बीपीएससी प्रशासनिक सेवा का जो सपना देखे हैं उसको वो पूर्ण कर चुके। यहां तक अगर देख चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।